नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डी के लक्ष्य पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का मॉडल पेपर 10, जिसमें हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री स्पेशल। हिस्ट्री स्पेशल में ये मैंने 1 लिखा है क्योंकि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडिवल हिस्ट्री। अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको मैंने अभी नहीं शामिल किया है क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता। ये दोनों हिस्ट्री के में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको मैंने शामिल किया है, जो कि इस एग्ज़ाम में मे भी आ सकते हैं। संभावना एक है, अब ये श्योरिटी तो नहीं कह सकते कि सेम यही प्रश्न आएंगे, लेकिन ये एक संभावना है कि ये प्रश्न आ सकते हैं जो मुझे अति महत्वपूर्ण लगे। उन प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल कर लिया। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं कि वो क्या है। इसमें है सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल क्या है? पश्चिमी स्थल सुत का गेंडोर है। फिर है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है? तो वो है आलमगीरपुर, ये है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या है? तो ये है मांदा, सबसे उत्तरी स्थल है। अगला है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल क्या है? तो दाइमाबाद या दाइमाबाद है सबसे दक्षिणी स्थल। देखिए, अब इसको बहुत डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो बस ये समझ लें कि पश्चिमी क्या है, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी कौन कौन से स्थल हैं, इतना याद रख लें। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु सभ्यता के समय बंदरगाह कौन कौन से थे ये बताना है। तो उस समय थे लोथल और सुत कोटदा, ये 2 बंदरगाह थे। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? किस तरह की लिपि का उसमें उस समय प्रयोग किया जा रहा था? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी उस समय की, सिंधु सभ्यता के समय में। यहाँ पे देख लेंगे कि सिंधुकालीन नदियां और उनके किनारे बसे नगर, यानी कुछ ऐसे नगर हैं जो किन किन नदियों के किनारे बसे थे, उनके बारे में हम लोग को देखना है। चूँकि ये इस तरह के प्रश्न हमेशा आते रहते हैं तो ये देखना जरूरी है और इनको एक बार आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा ताकि भूलेगा नहीं। तो इसमें देखिए हड़प्पा है रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। फिर मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे था। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी के किनारे था। अगला है कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे था। रंगपुर मादर नदी के किनारे था और लोथल भोगवा नदी के किनारे था। इसमें आप लोग देख लीजिए है मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कोट दीजी, ये 3 ऐसे जगह हैं जो सिंधु नदी के किनारे थे। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडा नदी के किनारे था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था और लोथल भोगवा नदी के किनारे था। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा किस नदी के किनारे था। आगे आएंगे, आगे है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और प्राचीन नाम आधुनिक, यानी कहने का मतलब था कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, उनके प्राचीन और आधुनिक नाम क्या क्या थे। उस समय जो नदियाँ थी उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले था इसका परुशड़ी नदी नाम था, परुशड़ी का अब है रावी नदी। फिर था अस्किनी का अब नाम हो गया है चिनाब नदी। नेक्स्ट है वितस्ता का झेलम हो गया है। पहले था कुभा, अब हो गया है काबुल नदी, जो कि वहाँ पड़ता है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है शतुद्री का नाम हो गया सतलज, ये पंजाब में पड़ती है नदी। अगला है विपाशा का नाम हो गया व्यास और सदानीरा गंडक, यानी ये ऋग्वैदिक कालीन इनका नाम था और ये आधुनिक नाम हो गया है। आप लोग फिर से देख लीजिएगा, परुशड़ी का रावी, अस्किनी का चिनाब, वितस्ता का झेलम, कुभा का काबुल, शतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदानीरा का गंडक। अब आते हैं आगे है महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। देखिए, प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे भारत के अंदर। उन महाजनपदों से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, तो वो कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ पे थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लेंगे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो पहला है अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। दूसरा है मगध, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह में। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। फिर है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास पड़ता है। नेक्स्ट है वज्जी की राजधानी थी वैशाली या विदेह। अगला है कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बहराइच के और बलरामपुर के बीच में। नेक्स्ट है अवंती उज्जैन में, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती उज्जैन। अगला है मल की राजधानी थी कुशावती। फिर है पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य। नेक्स्ट है चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। फिर है मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अगला है कंबोज की राजधानी हाटक। फिर है सूरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश। अश्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन। फिर है गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो ये हमारे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ कंप्लीट हो गए। अब आगे देख लेते हैं और डिटेल में। अगला है
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे और संस्थापक? तो ऋषभदेव थे पहले। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर प्रश्न आए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24वें थे। अगला है कि साल वृक्ष के नीचे तथा ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी किसको? साल के पेड़ के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये संबंधित थे किससे? जैन धर्म के ये त्रिरत्न हैं, यानी जैन धर्म के 3 रत्नों की अगर बात की जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। अगला है उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी ये सारे के सारे जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है कि एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, आगे है किसके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन तथा मोक्ष प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जब घर छोड़ा तो महाविनिष्क्रमण उसको बोला गया, जब उन्होंने उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया, और जब उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उसको महापरिनिर्वाण बोला गया। तो गौतम बुद्ध थे। अगला है बिंबिसार प्रसेनजीत उदयन अनुयायी थे, यानी बिंबिसार प्रसेनजीत और उदयन किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला है बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न थे। बुद्ध धम्म और संघ किसके त्रिरत्न थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म और संघ। आगे देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य को भेजा था, यानी महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार के द्वारा कौन से राजवैद्य को भेजा गया था? तो जीवक को भेजा गया था। अब अगर प्रश्न आए कि बिंबिसार का समकालीन राज्यवैद्य कौन था? तो जीवक था। ये प्रश्न आए कि जीवक किसके समकालीन था? तो बिंबिसार के समकालीन था या महात्मा बुद्ध के समकालीन था, ये ध्यान रखना है। अगला है बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। अगला है राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई थी, अर्थशास्त्र इस पुस्तक का नाम था, लेकिन ये राजनीति पर आधारित थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। अगला है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में नाम का उल्लेख मिलता है, यानी मास्की और गुर्जरा अभिलेख में किसके नाम का उल्लेख मिलता है? तो सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में। अगला है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में शिलालेख थे, यानी ये जो 4 लिपियां हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इन लिपियों में किसके शिलालेख थे? तो ये अशोककालीन शिलालेख, यानी अशोक के शिलालेख इन लिपियों में थे। अगला है अशोक के अभिलेख सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता मिली, यानी जो अशोक सम्राट अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनाए गए थे उनको पढ़ने में सबसे पहले 1837 ईस्वी में किससे सफलता मिली? तो जेम्स प्रिसेप को मिली थी सबसे पहले सफलता। अगला है धम्म की व्याख्या की गई है अशोक के 11वें अभिलेख में, यानी जो सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख बनाए गए हैं उनमें से जो 11वां अभिलेख है उसमें अशोक के द्वारा जो धम्म का वर्णन किया गया है उसका व्याख्या किया गया, यानी 11वें अभिलेख में अशोक के। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान भारत आया था। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, नालंदा बिहार के नालंदा जिले में है। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला धन्वंतरी था और जीवक था बिंबिसार के समय। अगला है पंचतंत्र के रचनाकार हैं, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र। अब आते हैं अगले, देखते हैं आगे क्या है। आगे है एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूट द्वारा, यानी जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके द्वारा एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, महाराष्ट्र में अभी है।
अगला है महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी के द्वारा 1025 में कौन से मंदिर पर आक्रमण किया गया था? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुए थे। 1191 वाले में पृथ्वीराज जीत गए थे और 1192 वाले में मोहम्मद गोरी जीत गया था। नेक्स्ट है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये देखिए दो बिल्डिंग है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये किनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ये गुलाम वंश का शासक था। अगला है एकता प्रणाली और तुर्कान चहलगानी शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? एकता प्रणाली और तुर्कान चहलगानी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था इसको। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश की पुत्री और पहली मुस्लिम शासिका थी, यानी इल्तुतमिश की पुत्री और पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। 1240 में शासन पे बैठी थी ये। सिजदा और पैबोस तथा नौरोज त्योहार की शुरुआत की गई थी बलबन के द्वारा, यानी जो बलबन था गुलाम वंश का शासक था, इसके द्वारा सिजदा और पैबोस तथा नौरोज त्योहार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत वाला अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा शुरू किया गया था बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये खिलजी वंश का द्वितीय शासक था। पहला था जलालुद्दीन खिलजी जो कि संस्थापक था खिलजी वंश का। नेक्स्ट है कि तूतिए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध था? अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। बदायूं में इसका जन्म हुआ था। अगला है रेहला पुस्तक के रचनाकार थे, यानी रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न बतूता के द्वारा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के सामने शासनकाल में यहाँ पे था भारत में, और ये मोरक्को का निवासी था, भारत आया था यात्रा पे। अगला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचालन, दीवाने अमीर कोही की स्थापना तथा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये बड़े ही प्रसिद्ध कह लो कि कार्य हैं, जिसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराना, फिर दीवान ए अमीर कोही की स्थापना करना और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करना और फिर दौलताबाद से दिल्ली स्थापित करना। ये किसके द्वारा किया गया था? ये सारे कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए थे। फिर है विजयनगर में संगम वंश की स्थापना की गई थी। विजयनगर में संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे और इनके पिता का नाम था संगम। अपने पिता के नाम पर इन लोगों ने संगम वंश की स्थापना की थी विजयनगर में। ये पहला हिंदू वंश था उधर। अगला है बीजापुर। अब ये कुछ ऐसे हैं जो बहमनी शासन के समय के जो भी कुछ ऐसे राज्य थे, अब वो राज्य और उसमें कौन सी शासन प्रचलित था ये हमको देखना है। तो इसमें है बीजापुर। बीजापुर में आदिल शाही प्रचलित था। दूसरा है अहमदनगर। अहमदनगर में निजाम शाही प्रचलित था। फिर है बरार। बरार में इमाद शाही प्रचलित था। फिर है गोलकुंडा। गोलकुंडा में कुतुब शाही प्रचलित था। फिर है बीदर। बीदर में बरीद शाही प्रचलित था। तो ये प्रश्न इस तरह से भी आते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रचलित था। अगर दे दिया कि आदिल शाही कहाँ पे प्रचलित था, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा ऑप्शन दे दो तो हमको बताना होगा। तो बीजापुर में आदिल शाही प्रचलित था। ये एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट है कि बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा को लिखा गया था, यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा था। फिर है मुबैयान नामक पद्य शैली को विकसित करने का श्रेय जाता है बाबर को, यानी बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली को विकसित किया था। फिर है हुमायूं नामा की रचना की गई थी। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं की ये बहन थी गुलबदन, इनके द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी। फिर शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, बिहार में स्थित है शेर शाह का मकबरा। फिर अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था अकबर का संरक्षक। अब देखेंगे कि अगला है दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था के संस्थापक थे। दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था के संस्थापक कौन थे? राजा टोडरमल। ये अकबर के दरबार में थे और उसी के अंतर्गत इन्होंने इसका दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था को स्थापित किया था। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार थे प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल रशीद दसवंत और बसावन। किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के दरबार में थे। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल रशीद दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में थे। फिर है कि तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास तथा बैजू बावरा गायक थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में गायक थे ये तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास तथा बैजू बावरा। फिर है अकबरनामा लिखा गया था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। अगला है
न्याय की जंजीर लगवाया था। किसने न्याय की जंजीर लगवाया था? जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाया था। फिर तुजुके जहांगीरी आत्मकथा है। तुजुके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो ये जहांगीर की आत्मकथा है। फिर है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया गया, यानी किसके द्वारा? सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे उनको फांसी दिलवा दिया गया, तो जहांगीर के द्वारा उनको फांसी दिलवा दिया गया। अब आगे देखेंगे, आगे और क्या है। आगे प्रश्न है कि आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर और गोवर्धन फारूक बेग इत्यादि ये चित्रकार थे किसके शासनकाल में? तो ये जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर और गोवर्धन फारूक बेग ये सारे के सारे चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। फिर है कि चित्रकला का स्वर्णकाल काल था, यानी चित्रकला का स्वर्णकाल कौन था? तो जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल था, क्योंकि ये खुद भी एक चित्रकला प्रेमी था। नेक्स्ट है कि कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में आए थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आने वाले हैं, जो मुगल काल में सबसे पहले ये विदेशी थे, अंग्रेज थे जो आए थे। कैप्टन हॉकिंस, फिर सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में। आगे देखेंगे, आगे है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला है दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद तथा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल, वर्ल्ड फेमस ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। फिर जजिया कर को पुनः 1679 ईस्वी में लागू कर दिया गया। 1679 में किसके द्वारा जजिया को फिर से लागू कर दिया गया? औरंगजेब के द्वारा लागू कर दिया गया। अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने दोबारा लागू कर दिया था। फिर बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया किसके शासनकाल में? औरंगजेब के द्वारा उसके शासनकाल में बीजापुर और गोलकुंडा को मिला लिया गया था। फिर फ्रांसीसी यात्री औरंगजेब के चिकित्सक थे, यानी कौन से फ्रांसीसी यात्री औरंगजेब के डॉक्टर थे? तो वो थे फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री थे जो कि औरंगजेब के चिकित्सक भी थे। आगे देखेंगे, आगे है नस्क प्रणाली अपनाया गया था। नस्क प्रणाली को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा नस्क प्रणाली को अपनाया गया था। फिर आना सिक्के का प्रचलन करवाया गया था। शाहजहां के द्वारा आना सिक्के का प्रचलन, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना, ये जो आना सिक्का है इसका प्रचलन शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। फिर है आगे देखेंगे, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः आधारित थी किस पर? मनसबदारी प्रथा पे। 10 मनसब, 50 मनसब ऐसे दिए जाते थे और मनसबदारों के ऊपर ये पूरी तरह से मुगल कालीन सेना आधारित थी। मनसब अपने अपने घोड़ों को और जितने भी उनके सेना थी वो सब मनसबों के अंदर थी। आगे अब देखेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान। चूंकि शिवाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवाइज हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते इसमें शामिल, तो मैंने शिवाजी के अष्टप्रधान को खाली इसमें शामिल कर लिया, ताकि अगर ये रिवाइज कर लेते हैं तो मे भी इसमें से प्रश्न आ जाए। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, यानी जो 8 अधिकारी थे जो कि मेन थे उनके, तो वो कौन थे, उनका क्या नाम था और वो उसका मतलब क्या होता था? जैसे पेशवा, तो पेशवा कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। फिर है सरे नौबत, ये सैन्य प्रधान, यानी जो सेनापति था उसको सरे नौबत बोला जाता था। नेक्स्ट है अमात्य। अमात्य क्या काम था? आय व्यय का लेखा जोखा करना अमात्य का काम था। फिर है वाकिया नवीस। वाकिया नवीस का काम था सूचना एवं गुप्तचर विभाग जो होता था वाकिया नवीस के पास होता था। फिर है चिटनिस। चिटनिस का काम होता था राजकीय पत्रों को पढ़ना, उनकी शैली कैसी होनी चाहिए, ये चिटनिस का कार्य होता था। सुमंत, ये विदेश मंत्री होता था। फिर पंडित राव। पंडित राव धार्मिक कार्यों को, यानी जो शिवाजी के शासनकाल में जो भी धार्मिक कार्य थे वो पंडित राव के द्वारा कराए जाते थे। अगला है न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या होता था? न्याय विभाग का प्रधान, यानी जस्टिस ये होता था न्यायाधीश। तो इस तरह से शिवाजी के शासनकाल के अष्टप्रधान हो गए, और भी जो मिडवल हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, तथ्य थे, मैंने उनको शामिल किया है इस वीडियो में। अभी मैं इसके बाद अभी एक करंट अफेयर्स का वीडियो ले आऊँगा 1-1.5 घंटे में। फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री 2 लाऊंगा और ज्योग्राफी लाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी भी ले आऊँ आज की आज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए दूसरे के साथ, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और देखने के लिए धन्यवाद।